हेलो स्टूडेंट। एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। तैयारी के लिए बिल्कुल समय नहीं है कि पूरी बुक को पढ़ के एक एक चीज़ को हम तैयार करें। इकोनॉमिक्स का कोर्स भी बड़ा होता है और इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन भी बड़ा लंबा आता है, यानी कि 34 क्वेश्चन आते हैं। सीबीएसई बोर्ड में 34 क्वेश्चन, उत्तराखंड बोर्ड में 32 क्वेश्चन। इस प्रकार से अलग अलग बोर्ड में इकोनॉमिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेनली स्टूडेंट्स के आपके मन में होता है कि क्यों ना इकोनॉमिक्स में, ठीक है, क्यों ना इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में समष्टि अर्थशास्त्र से यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के 13 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताऊंगा, जो कि दीर्घ उत्तरी यानी कि लॉन्ग आंसरेबल क्वेश्चन होता है। दीर्घ में 6 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में। तो 13 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन के आंसर आपको मेरे इस चैनल में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरा का प्लेलिस्ट दिया हूँगा। प्लेलिस्ट में आप इस क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं। फिर भी आपको अगर इस क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिलता है, समझ में नहीं आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको उस क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, या आय के चक्रीय प्रवाह से क्या आशा है। इस क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है। जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा उसी लैंग्वेज में, लैंग्वेज बदल जाता है। जैसे चक्रीय प्रवाह क्या है, चक्रीय प्रवाह के 3 क्षेत्रीय मॉडल के बारे में बताइए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया चक्रीय प्रवाह से रिलेटेड। आपको चक्रीय प्रवाह ध्यान में रखना है, चक्रीय प्रवाह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और कई बार सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, कई बार देखा है मैंने, कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से आप क्या समझते हैं, क्या होता है। एक भी सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, टिप्पणी कीजिए। और सकल घरेलू उत्पाद की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। उनकी फीचर्स ऑफ जीडीपी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की आय विधि तथा व्यय विधि का वर्णन कीजिए। ये है आपका नेशनल इनकम से रिलेटेड। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की जो टाइप्स है, मेथड्स है, उन 2 मेथड जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आय विधि और व्यय विधि। एक तीसरा मेथड भी होता है उत्पाद विधि, जिसको मूल्यवर्धित विधि कहते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड। ये भी पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है आय विधि और व्यय विधि के बारे में। आप इन दोनों को ज़्यादा तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जो क्या चीज़ है और इससे रिलेटेड प्रमुख कठिनाइयाँ कौन सी है, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख कठिनाइयाँ होती हैं। इस क्वेश्चन को भी कई बार 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्यापारिक बैंकों द्वारा शाखा निर्माण कैसे किया जाता है। फिलहाल व्यापारिक बैंकों से रिलेटेड 2 टॉपिक है। एक है व्यापारिक बैंक के कार्य और दूसरा है व्यापारिक बैंक द्वारा शाखा का निर्माण। तो आपको दोनों में से कोई पूछा जा सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शाखा का निर्माण। तो आपको व्यापारिक बैंक के कार्य भी पढ़ लेना है, उसको भी नहीं छोड़ना है। और शाखा का निर्माण कैसे होता है, इससे रिलेटेड आपको उदाहरण भी देना पड़ेगा, यानी कि एक टेबल जो बनता है शाखा के निर्माण की, उसको भी बनाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में पूछा जाएगा अगर आता है तो, 4 से 6 मार्क्स में। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों को बताइए। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य को बताना है। कौन कौन से प्रमुख कार्य होते हैं, जैसे बैंकों का बैंक हो गया, ठीक है, उसको विदेशी विनिमय का संरक्षण हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य नोटों का निर्गमन हो गया। ये सब चीज़ें केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य होते हैं, जो कि आपको लिखना होता है। और 4 से 6 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आय के निर्धारण वाले चैप्टर से प्रभावी मांग, इफेक्टिव डिमांड। प्रभावी मांग किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। आपका प्रभावी मांग कहाँ निर्धारित होता है। प्रभावी मांग, इस क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में आ सकते हैं, या कि आय का निर्धारण किस प्रकार से होता है, सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत आपको एडी के बारे में बताना होता है और एएस के बारे में बताना होता है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। इसको हिंदी में कहते हैं कुल मांग और कुल पूर्ति से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवेश गुणक। उत्तराखंड बोर्ड में निवेश गुणक से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। ये तो मैं कहूँ वेरी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार 3 नंबर में, 4 नंबर में या 4 नंबर 6 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसके अंतर्गत क्या पूछा जाता है, निवेश गुणक किसे कहते हैं, गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से संबंध स्पष्ट कीजिए, और तीसरा निवेश गुणक की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, गणना को भी आपको पढ़ना है, किसके फार्मूला किस प्रकार से अप्लाई होता है विद एग्जाम्पल बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरिक्त मांग की समस्या। 2 प्रकार की समस्या होती है, एक है अतिरिक्त मांग और दूसरा है न्यून मांग। ठीक है, अतिरिक्त मांग और न्यून मांग दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अतिरिक्त मांग जिसके अंतर्गत ये इस नाम से भी आता है स्फीतिक अंतराल। स्फीतिक अंतराल की समस्या से क्या आशा है, या अतिरिक्त मांग की समस्या से क्या आशा है, या अधिमांग की समस्या से क्या आशा है। लैंग्वेज बदल जाता है, क्वेश्चन वही है। अतिरिक्त मांग की समस्या को दूर करने के उपाय भी बताने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा, शॉर्ट में लॉन्ग में किसी न किसी तरीके से पूछा ही जाता है ये। और इसके आगे है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर स्पष्ट कीजिए, या प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बजट घाटा क्या है, यानी कि बजट डिफिसिट, बजट से रिलेटेड बजट घाटा क्या है, और बजट घाटे के जो 3 प्रकार है उसके बारे में पूछा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है राजकोषीय घाटे के में। राजकोषीय घाटे का अर्थव्यवस्था पर महत्व को बताइए, यानी कि किसी भी देश के राजकोषीय घाटे का उस देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड चैप्टर है, और फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड चैप्टर जो है कई बोर्डों ने जो है, स्टेट बोर्ड हो चाहे वो अपने यहाँ से हटा दिया है, जिसमें CBSE बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो या UP बोर्ड हो, उन्होंने विदेशी विनिमय से रिलेटेड चैप्टर में कई टॉपिक हटा दिया है, जिसमें लेकिन इसका जो मीनिंग है वो जरूर पूछा जाता है, वो जरूर आता है, उसको नहीं हटाया गया है। और अनुकूल एवं प्रतिकूल विनिमय दरों को बताइए। इसी के आगे इसमें जो हटाया गया है, CBSE बोर्ड वालों ने क्या बोला, चालू विदेशी विनिमय दर, ओपन बाजार में चालू विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण होता है, यानी कि मांग पूर्ति के आधार पर, इस तरह से इस टॉपिक को हटा दिया गया है। तो आपको फिलहाल पढ़ लेना है, कहीं कहीं अगर आ सकता है कि 6 बोर्ड में ही पूछा गया है। नेक्स्ट है सबसे लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन क्या है। भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स किसे कहते हैं। भुगतान शेष के चालू खाते और पूंजीगत खाते को उदाहरण सहित बताना है। भुगतान शेष के जो संगठक है, ठीक है, जो मेरे पिछले ही वीडियो में, जो इससे ठीक पहले वाला जो वीडियो बनाया था मैंने, भुगतान खाते के संगठक के बारे में आपको मिल जाएगा। ये चालू खाते और पूंजीगत खाते को उदाहरण सहित बताना है क्या होता है। तो ये तो रहे आपको समष्टि अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, तभी आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, या और दूसरा है आपको भारत का आर्थिक विकास हो गया, और स्टैटिस्टिक्स हो गया, क्योंकि अलग अलग बोर्ड में अलग चारों में से कोई ना कोई 2 बोर्ड जो 12th में लगा रखा है। ठीक है ना, कौन कौन से हैं, एक है समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, भारतीय आर्थिक विकास, और तीसरा है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। इन 4 बुक में बेसिकली उत्तराखंड बोर्ड में समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र है, CBSE बोर्ड में समष्टि और भारतीय आर्थिक विकास है। अलग अलग देश राज्यों के बोर्ड में अलग अलग टॉपिक लिए चारों में से क्लास 12th में। तो उस हिसाब से मैं चारों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, उसके बाद 3 के लिए आप इंतजार कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।